और हाथरस केस में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दरअसल यूपी सरकार ने दावा किया कि हाथरस में पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मुहिम के नाम पर कुछ लोगों ने बड़ी साजिश रची थी। दावे के मुताबिक रातों रात जस्टिस फॉर हाथरस नाम की वेबसाइट बनाई गई, जिसका मकसद यूपी में जातीय दंगे कराकर योगी और मोदी को बदनाम करना था। सरकार के इस दावे के मुताबिक एंटी सीएए विरोध प्रदर्शन की तर्ज पर इस मुद्दे को फैलाने की साजिश थी। दावा यह भी किया जा रहा है कि जांच एजेंसियों के हाथ में इस मामले में अहम और चौंकाने वाले सबूत हाथ लगे हैं। सरकार का यह दावा है कि वेबसाइट पर दंगे कराने और दंगों के बाद बचने का तरीका बताया गया था। पीड़ित परिवार की मदद के बहाने दंगों के लिए की जा रही फंडिंग, अफवाह फैलाने के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग के भी सुराग मिलने का दावा किया गया है। विरोध प्रदर्शन की आड़ में चेहरे पर मास्क लगाकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निशाना बनाने की साजिश रची गई थी। इन सबके पीछे पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों का हाथ होने का शक जताया जा रहा है। जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसा तो रातों रात ये वेबसाइट बंद कर दी गई। रात में छापेमारी होते ही और सुरक्षा एजेंसियों की सक्रिय होते ही वेबसाइट बंद हो गई। इसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा। इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। और ज्यादा जानकारी के साथ कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ दंगे भड़काने की बात कर रहे हैं, वेबसाइट में किस तरह से इसकी बात कही गई थी और इसके पीछे क्या मकसद था? वेबसाइट का कंटेंट क्या था और इसे किसने बनाया था? क्या ये ट्रेस हो पाया है? नेहा, देखिए, कल सबसे पहले दिन में एक एफआईआर दर्ज की गई विभिन्न धाराओं में और उसके बाद से ये तमाम जांच शुरू हुई। शाम होते होते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा मीडिया को बताया कि एक बड़ी साजिश इस वक्त रची गई है और हाथरस कांड के बहाने और हाथरस का जो ये मेहम हंगामा हुआ, इसके बहाने सरकार को बदनाम करने की एक कोशिश शुरू हुई है। लगातार योगी प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि इसके पीछे साजिश हो रही है और देर रात होते होते एक वेबसाइट को इन लोगों ने पिन पॉइंट किया, जस्टिस फॉर हाथरस। और जस्टिस फॉर हाथरस नाम की जो ये वेबसाइट है, इसके तहत ढेरों लिंक अंदर दिए गए हैं और उसके बाद फंड रेजिंग से लेकर किस तरीके के धरने प्रदर्शन, किस तरीके का प्रोटेस्ट होना चाहिए, प्रोटेस्ट के दौरान क्या क्या सावधानियां बरती जाएं, किस तरीके से लोगों को कनेक्ट किया जाए, ये तमाम बातें उसमें लिखी गई हैं। जांच एजेंसियों ने देर रात को जब इसे खंगालना शुरू किया, उसके बाद इस वेबसाइट को बंद कर दिया गया। पता यह भी चला है कि महज कुछ घंटों में, यानी कि तकरीबन 24 से 36 घंटे के भीतर कई लाख लोग इस वेबसाइट से जुड़ गए थे और तभी से ये यूपी की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उसके रडार पर ये वेबसाइट था। प्रशासन का दावा है कि इसके बहाने बड़ी साजिश रचने की तैयारी की गई थी और साथ साथ जिस तरीके से कुछ दिन पहले हम लोगों ने सीएए, एंटी सीएए प्रोटेस्ट देखा है, उस तर्ज पर इसे आगे बढ़ाने की तैयारी थी। सरकार का दावा है कि हाथरस कांड की जांच सीबीआई को सौंपी गई है और जांचें चल रही हैं, जो निकल कर आएगा सो आएगा। लेकिन इस कांड के बहाने बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी और यही एक वजह है कि रातों रात मुख्यमंत्री ने जब ये बात कह दी कि एक बड़ी साजिश रची जा रही है, अस्थिर करने की कोशिश हो रही है, विकास को रोकने की कोशिश हो रही है, उसके बाद से ही जब सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हुई हैं तो ये निकल करके आया। हालांकि ये एकमात्र एक वेबसाइट नहीं है, कई वेबसाइट हैं जो कि इससे लिंक भी थे और कहा यह जा रहा है कि इसमें बड़े लोगों का हाथ था, ऐसे लोग जिन्होंने पहले भी इस तरह के प्रोटेस्ट कराए थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हालांकि अब वेबसाइट को बंद कर दिया गया है और तमाम आपत्तिजनक सबूत इस वेबसाइट में पाए गए हैं। हाथरस में पीड़िता का परिवार इस वक्त खौफ के साए में जी रहा है। आज तक के कैमरे पर हाथरस के पीड़िता के परिवार ने अपना दर्द साझा किया है। परिवार का यह आरोप है कि उनकी जान को खतरा है। ये परिवार अपना गांव छोड़ने तक की बात कर रहा है और सुरक्षा की मांग कर रहा है। मुझे जल्दी ले चल, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने अभी ना मेरे पैर तब तो खड़ी ना हो पाते। बेटा ठीक हो जाएंगे तब तो मम्मी मैं घर ठीक हो जाऊंगी, तो मुझे ले चल। मेरे तो
बोलने की हिम्मत ही ना है, बोले कि बेटी के संग में जैसो करो का है। सोती मेरे साथ जाना तो गए, मुझे नींद नहीं आती। बेटी की बातों को याद करती है तो माँ रोने लगती है। आंखों में आंसुओं का दरिया तैर जाता है और कलेजा कांप जाता है। बेटी का जैसे ही जिक्र आता है, पिता का गला रूंध जाता है। बेटी के बारे में बोलते हुए पिता की जुबान लड़खड़ाने लगती है। बेचारा भाई पूछने पर भी बता नहीं पाता कि बहन उसका कितना ख्याल रखती थी। बस बीते दिनों को याद करता है और चुप हो जाता है। बस एक भाभी है जो बीते दिनों को याद करती है और इस घर की बेटी के लिए इंसाफ की आस में आवाज बुलंद करती है। वही एक विश्वास दिला जाते हैं कि सब कुछ ठीक होगा, आप कहोगे वैसा ही होगा। आपको विश्वास होता है? विश्वास ही तो नहीं हो रहा है। बातों बातों में हाथरस की निर्भया की मां बताती है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, क्या कहकर बेटी घर से बाहर गई थी और फिर कभी इस घर की दहलीज में वापस नहीं लौटी। बस लौटी तो उसकी लाश, जिसे आखिरी बार देखना भी परिवार को नसीब नहीं हो सका। सब्जी बनाएगी, तोरे की सब्जी बनाई, आटा गूंद के रखी गई। तो भाभी क्या कहते हैं, अगर ललित सो जाता तो तुम कर लिया ना, मैं हवाला आ रही, मैं डाल लूंगी रोटी। उसी दिन खाना बना के गई थी। आटा गूंद के रखी गई। मैं आके अगर लली क्या कहते सो जाए ना, सो जाए लली तो कर लेना, नहीं मैं आके बना लूंगी, जो कह के गई भाभी से। हाथरस की निर्भया का ये परिवार आज गम, गुस्से और डर के साथ जीने को मजबूर है। परिवार को बेटी के खोने का गम है, प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है और अपनी जान का खतरा भी है। यही वजह है कि जिस गांव में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, वो गांव अब डराने लगा है। लिहाजा ये परिवार गांव को छोड़कर कहीं और जाना चाहता है और सुरक्षा चाहता है। जी हाँ, सुरक्षा की तो मांग है, क्योंकि हमें अब डर तो अभी जब पहले भी था, अब भी है, अब तो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अब आप लोग चले जाएंगे, मैं डर तो रहेगा। क्यों? अब इसलिए चाहते हैं हम लोग यहाँ से कोई अपने सेफ जगह पर पहुँचे तो सही रहेगा। सूबे की सरकार की तरफ से भले ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है, लेकिन पीड़िता का परिवार इससे संतुष्ट नहीं है। पीड़िता के पिता की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अगुवाई में मामले की जांच हो। आश्वासन दे रहे थे, मुख्यमंत्री जी बोल रहे कि आप चिंता न करें और आपकी जितने भी आरोपी हैं उनको मतलब इसमें मतलब बिल्कुल कतई वो बर्दाश्त नहीं है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आज तक के कैमरे पर पीड़ित परिवार ने अपना दर्द बयां किया। परिवार ने अपनी आप बीती को आज तक की टीम के साथ साझा किया। पीड़िता के भाभी से जब नार्को टेस्ट कराने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि परिवार को फंसाने की साजिश हो रही है। इससे पहले कभी पीड़ित परिवार का हुआ है? अगर हुआ होगा तो हम लोग भी सोच लेंगे। आपको लगता है ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप लोग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इसलिए आप लोग को जानबूझ के इस तरह की बातें जा रहा है, घुमा घुमा के हम लोगों को फंसाने की सब कुछ किया जा रहा है। इस घर की बेटी ने जब से दुनिया को अलविदा कहा है, ये परिवार गम के अंधेरे में डूबा हुआ है। मीडिया के कैमरे घर में पहुंचते हैं तो कुछ रोशनी नजर आती है, फिर कुछ देर बाद सब कुछ जैसे धुंधला सा पड़ जाता है। हाथरस के इस परिवार पर जो गुजरी है उसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। बस उम्मीद यही है कि इस परिवार को इंसाफ मिले और इनके आंसुओं का हिसाब हो। मौसमी सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, हाथरस आज तक। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, लगातार सवाल उठ रहे थे जांच को लेकर, लेकिन इस बीच ये खबर आई और इस बात पर आप जानकारी भी दे रहे थे कि कैसे वहां पर दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही थी, किस तरीके से फर्जी आईडी से लोग जोड़े जा रहे थे, क्योंकि व्हाट्सएप के जरिए तो अब ये मुश्किल है, लेकिन अब वेबसाइट के जरिए कैसे इसे आगे बढ़ाया जा रहा था, इसके बारे में डिटेल से बताइए।
देखिए नेहा, सिर्फ उस वेबसाइट के जरिए ही लोग जुड़े नहीं जा रहे थे, बल्कि कई चैनलों के फोटोशॉप करके और बकायदा मुख्यमंत्री के नाम से आपत्तिजनक चीजें भी वायरल की जा रही थी। कई वेरीफाइड अकाउंट भी इस वक्त सरकार के संज्ञान में है या इन एजेंसियों के रडार पर है, जिससे कई ऐसी बातें लिखी गई हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को और हवा देती हैं। आज तक का स्क्रीनशॉट लेकर के बकायदा उसके नाम से भी फर्जी चीजें फैलाई गई और हम लोगों ने इसका फैक्ट चेक भी किया था और बताया कि ये चीजें गलत हैं। कुल मिलाकर ऐसी तमाम चीजें हैं जो कि इस वक्त तमाम जांच एजेंसियों के रडार पर आई हैं। कल दिन में ही तकरीबन दर्जन भर आईपीसी के धाराओं के तहत अज्ञात लोगों पर मामले दर्ज कर लिए गए हैं और उसके बाद से जांच एजेंसियों ने अपना काम शुरू किया है। रात होते होते पहली ये जस्टिस फॉर हाथरस नाम की जो वेबसाइट है, सोशल मीडिया है, उसको इन लोगों ने पिन पॉइंट किया और उसके बाद ऐसे कई वेबसाइट्स पर इस वक्त जांच चल रही है। सरकार ने साफ कर दिया था कि हाथरस के बहाने कहीं ना कहीं बड़ी साजिश रची जा रही है और इसमें ढेरों सारे संगठन इन्वॉल्व हैं। कुल मिलाकर के उन लोगों ने पहले ही सरकार की तरफ से जो बताया गया उसमें पीएफआई जैसे संगठनों का नाम लिया गया और उन लोगों ने जिस तरीके से एनटीसीए के दौरान लखनऊ में प्रोटेस्ट को अंजाम दिया था, कुछ उस तरीके से बड़े व्यापक पैमाने पर करने की तैयारी थी। बाकायदा जब ये बात संज्ञान में आई, देर रात होते होते उस वेबसाइट को भी बंद कर दिया गया। उसके बाद से ही शक गहराया है और जो सरकार और खासकर जांच एजेंसियां हैं, ज्यादा सक्रिय इस वक्त दिखाई दे रही हैं। जो तमाम वेरीफाइड अकाउंट से कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ हाथरस से जुड़ गए हैं और साथ ही जितेंद्र बहादुर सिंह भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले आशुतोष, आपका रुख करते हुए, क्योंकि पुलिस और प्रशासन के ढुलमुल रवैये पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कैमरे पर डीएम भी किस तरीके से परिवार वालों को बता रहे थे कि मीडिया वाले तो चले जाएंगे, हम ही यहां पर रहेंगे, ये भी सबने देख लिया है। ऐसे में अब उनकी कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं और उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, इसको लेकर भी सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। और इसका दूसरा पहलू नेहा शायद इसीलिए है कि परिवार ये कह रहा है कि हमें डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? क्योंकि आज उसके लिए इंसाफ की आवाज उठाई तो जा रही है, लेकिन जहां का प्रशासक सबसे बड़ा अधिकारी ये कह दे कि आज नहीं कल मीडिया वाले चले जाएंगे, उसके बाद क्या? जब प्रशासक जिसे कार्रवाई करनी है, जिसे ये सुनिश्चित करना है कि उसके जिले की जनता के साथ अगर नाइंसाफी हुई है, अपराध हुआ है, तो वो इंसाफ सुनिश्चित करे। परिवार तो डरा हुआ है, लेकिन दूसरा जो सबसे वाजिब सवाल आपने उठाया कि आखिर मजिस्ट्रेट पे कार्रवाई क्यों? यहाँ आईपीएस एसोसिएशन नाराज है कि एसपी पर तो गाज गिरा दी एसआईटी ने, सीईओ को नाप दिया, इंस्पेक्टर को हटा दिया, थानेदार को हटा दिया, सबको हटा दिया, तो डीएम पर मेहरबानी क्यों? अब इसका तकनीकी पक्ष ये है दरअसल कि उत्तर प्रदेश ऐसे कई सारे राज्य जहां कमिश्नरी व्यवस्था नहीं है, वहां पर पुलिस सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल होती है, वो अपने मन से काम नहीं करती। पुलिस डंडा भी अपने मन से नहीं चलाती, वहां के एसडीएम को, डीएम को ही आदेश देना होता है। रात को शव जलाया गया, क्या पुलिस ने अपनी मर्जी से जलाया? बिल्कुल नहीं। जो मजिस्ट्रेट का जो बयान आता है कि मीडिया चली जाएगी, तब देख लीजिए कोरोना हो जाता तो क्या इतना मुआवजा मिलता? और परिवार की धमकी की देखिए, लात तक मारी गई ताऊ को। तो इन सारे बयानों में जो सबसे बड़ा संकेत ये मिलता है कि पुलिस अफसरों की लापरवाही पर तो उन्हें सजा मिल गई। डीएम एसडीएम को क्यों बचाया जा रहा है? किसके कहने पर बचाया जा रहा है? क्योंकि पुलिस ने अगर कोई कार्रवाई की है जो कानूनी रूप से गलत है, प्रथम दृष्टया गलत है, और पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई, तो अब तक मजिस्ट्रेट साहब क्यों बचे हुए हैं? इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हुए सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन सरकार है कि अभी तक जवाब नहीं दे रही है। लौटूंगी आपके पास आशुतोष। इस वक्त हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह भी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, हमने देखा किस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योगी आदित्यनाथ पीड़िता के पिता से जुड़े, उन्होंने सीबीआई जांच की बात भी कह दी, लेकिन अभी तक जांच की सिफारिश तो की नहीं गई है। और अगर सीबीआई जांच होती भी है तो इस जांच का दायरा क्या रहने वाला है? देखिए नेहा, परिवार वालों का साफ तौर पर यह कहना है कि सीबीआई जांच का भले ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कह दिया गया हो, लेकिन इनका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जज हैं उनकी तरफ से इस पूरे मामले की उनकी देख रेख में जांच होनी चाहिए। यानी परिवार इस बात को लेकर के अभी भी राजी नहीं है कि सीबीआई जांच इस पूरे मामले में हो। यहाँ परिवार की स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे, अभी भी इस परिवार में किस तरीके से यहाँ पर मातम पसरा हुआ है। परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनको
एक न्याय की आस अभी भी लगी हुई है। उनको इंतजार है कि जो सरकार है उसकी तरफ से इनको न्याय मिलेगा। सीबीआई की तरफ से ये साफ तौर पर ये कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि सीबीआई जांच होगी, लेकिन इसके अलावा इसका एक प्रोसेस है, पूरा एक तरीका होता है किस तरीके से सीबीआई उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां पर नोटिफिकेशन देगी, सीबीआई की फिर नोटिफिकेशन जो वहां की सरकार है उसकी तरफ से आएगी। तो इसको लेकर के बड़े स्तर पर यहां पर काम किया जा रहा है। लेकिन परिवार वालों की क्या स्थिति इस वक्त है, आप ये बताइए कि सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, आप क्या कहना चाहेंगे? सीबीआई तो देखिए हमें मांग हमारी सुप्रीम कोर्ट से रहेगी, सीबीआई की जांच उस नहीं है। आप सीबीआई की जांच को नहीं मानते हैं, आप सिटिंग जज से होनी चाहिए जांच, ये कह रहे हैं? जी जी जी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि सीबीआई जांच के जरिए पूरे इसमें खुलासे होंगे, सारी जानकारियां सामने आएंगी, तो आपको लगता है कि इससे न्याय मिलेगा? न्याय तो देखो हमें सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा जज के। आप बताइए, आप पिता हैं पीड़िता के, किस तरीके से जो सीबीआई जांच की बात कही जा रही है, आप लोगों को मंजूर है? सर हमें तो न्याय चाहिए, क्या कहते हैं, हमें तो इंसाफ चाहिए, क्या कहते हैं, यही हमारी वो है। सुरक्षा को लेकर के आप लोगों ने सवाल उठाए थे, यहाँ की क्या सिचुएशन है? क्योंकि पुलिस बाहर तो दिखाई पड़ रही है, घर में आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस समय? अब हम तो ऐसे ही, क्या कहते हैं, सुरक्षित कहाँ है, इतनी पर ये है कि थोड़ी सी वो है। घर में आप लोग अपने आप को सुरक्षित इस वक्त महसूस कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं सुरक्षित हम लोग। किस बात का डर लग रहा है? डर हम लोगों को इसी के हमारी बहन के साथ इतना अत्याचार हो गया है और हमें यही डर लगा है कि हमारे साथ भी नहीं हो जाए कहीं। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार ने हालांकि पुलिस की व्यवस्था की है, वाइस रेड की सुरक्षा की मांग भीम आर्मी की तरफ से की गई है आप लोगों की। सुरक्षा हमें तो जरूरी है और बिना सुरक्षा के हम सुरक्षित ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आशुतोष और कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हाथरस सियासी अखाड़े का केंद्र बन चुका है, नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी है और इस वजह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा है और हाथरस कांड को सियासी साजिश बताया। यूपी के हाथरस का ये गांव विपक्षी पार्टियों की सियासत का अखाड़ा बन गया है। विपक्षी पार्टियों के नेता पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के बहाने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में जुटे हैं। गांव का दौरा हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, सियासी नारेबाजी चल रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम योगी हाथरस कांड को सियासी साजिश बता रहे हैं। इसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री का यह बयान तब आया जब हाथरस को लेकर पिछले 4 दिनों से जबरदस्त सियासी कोहराम मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां पीड़ित परिवार से मिलने की आड़ में अपनी सियासत चमकाने की जोर आजमाइश में जुटी हैं। कल समाजवादी पार्टी और आरएलडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथरस का रुख किया। नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और कार्यकर्ताओं ने पीड़िता के घर के बाहर नारेबाजी। जब धारा 144 के बावजूद सियासी हुड़दंग होने लगा तो पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी। कभी कभी अति हो जाती है, इन्होंने अति की है। खैर आज जो हम पे लाठी चलाई उसे हम लोग सहन भी कर लेंगे। हमारे कार्यकर्ता एक नहीं 100 लाठी खाएगा। सवाल उत्तर प्रदेश का है, सवाल यहाँ की न्याय व्यवस्था का है। सवाल यह है कि जहाँ हमें एक ऐसी सरकार चाहिए
जिस पे लोग विश्वास कर पाए और जो कानून के प्रति भावना और विश्वास को बढ़ा सके। यहाँ एनकाउंटर पुलिस को खड़े करने वाली आज सरकार है, जो इतनी अहंकारी सरकार है, जो नहीं चाहती कि उसका कोई विरोधी कहीं भी खड़ा हो। परिवार असंतुष्ट है और परिवार की भी मांग है और समाजवादी पार्टी की भी यही मांग है। परिवार की मांग के साथ मेरी मांग है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज की देखरेख में जांच होनी चाहिए। ये प्रशासन तो बलि का बकरा बनाया जा रहा, असली जिम्मेदार तो लखनऊ में बैठे लोग हैं। तो आप इस्तीफा मांगेंगे योगी आदित्यनाथ? और आप CDR चेक करा लीजिए इन अधिकारियों की, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कुल योगी आदित्यनाथ जी को इस समय उत्तर प्रदेश के चलाने का हक खो चुके हैं। उधर पंजाब में ट्रैक्टर लेकर रैली करने पहुंचे राहुल गांधी ने मोगा से ही हाथरस को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। डीएम ने उनको धमकाया, चीफ मिनिस्टर ने धमकाया। यह है हिंदुस्तान की हालत। जो अपराध करता है उसके खिलाफ कुछ नहीं होता और जो मारा जाता है, कुचला जाता है, दबाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अफसोस की बात है कि ये जो एक पॉलिटिकल पर्यटन का जो पारिवारिक पैकेज चल रहा है, परिवार के पॉलिटिकल पर्यटन का पैकेज है, जिसमें कि भाई कभी बहन, कभी ये गिर रहे हैं तो कभी वो उठ रहे हैं, उनका जो है वो चिंता अपराध नहीं है, बल्कि उनकी चिंता जो है उनकी सिरकती हुई राजनीतिक जमीन है। CBI जांच के ऐलान के बीच मामले की SIT जांच हो रही है। SIT की टीम ने घर वालों का बयान दर्ज कर लिया है। इस बीच भीम आर्मी के मुखिया ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और न्यायिक जांच की मांग दोहराई। इनके नेतृत्व में CBI जो है सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए और डर पैदा करने के लिए है। हमारी मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में ये पूरा केस चले और जांच हो। तमाम सियासी हंगामे के बीच जिले के DM को हटाने की मांग भी बढ़ती जा रही है। मायावती से लेकर प्रियंका गांधी तक ने जिले के मुखिया पर कार्रवाई की मांग की है। मौसमी सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, हाथरस आज तक। बात अब बिहार चुनाव की करेंगे, जिससे पहले एक नई मुसीबत में फंस गए हैं तेजस्वी यादव। जी हां, उनके ऊपर अपनी ही पार्टी के नेता की हत्या का केस दर्ज हुआ है। क्या है पूरा मामला, देखिए। तुमको जो है कि जान से मरवा दिया जाएगा। वो तेजस्वी यादव जी उनको धमकी भी दी है, बोले हम लालू यादव का बेटा है, प्रतिपक्ष नेता है। तेजस्वी यादव जी, अनिल कुमार साधु जी हमको बेइज्जत किए, जाति सूचक गाली दिए। इस वीडियो ने बिहार में चुनाव से ठीक पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मुसीबत बढ़ा दी है। ये वीडियो आरजेडी की ST/ST प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश सचिव शक्ति मलिक का है। कल सुबह तड़के 3 बजे नकाबपोश हमलावरों ने पूर्णिया में उनके घर में घुसकर उनकी गोलियों से हत्या कर दी। 3 गो लड़का अंदर घुसा, मुंह में गमछा लपेट के 3 गोली मार दिया। हम पकड़ रहे थे, छोड़ा रहे थे, हमको भी कुंडी से मार के गिरा दिया, उधर मार के कुंडी लगा दिया, बस भाग गया पीछे से। किसी को पहचान पाए आप लोग? नहीं, मुंह में गमछा लपेटा हुआ था, 3 गो लड़का से था। शक्ति मलिक की पत्नी ने इसे राजनीतिक हत्या करार देते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, उनके भाई तेज प्रताप यादव, अररिया के आरजेडी नेता कालू पासवान और अनिल कुमार साधो समेत 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। ये मर्डर है और परिजनों का कहना है कि इंडिपेंडेंट के रूप में इलेक्शन लड़ने की तैयारी में थे। तो हम लोग सभी एंगल्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फैमिली के द्वारा जितना भी एलिगेशन लगाया जा रहा है, पुलिस इसमें निष्पक्ष रूप से एकदम काम करेगी और निश्चित रूप से जिसने भी घटना करी है, जल्द से जल्द हम लोग का प्रयास रहेगा कि उसको हम लोग अरेस्ट करें और जेल भेजें। पिछले दिनों शक्ति मलिक ने तेजस्वी यादव के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि रानीगंज विधानसभा सीट से टिकट के लिए तेजस्वी ने उनसे 50 लाख रुपए की मांग की है। इस पर सवाल उठाने की वजह से उन पर जाति सूचक टिप्पणी की गई और उन्हें धमकी दी गई। अगर तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि मेरा पिताजी लालू प्रसाद यादव जी है, अगर तुम अपना आवाज उठाने का काम करोगे या अपना समाज को तुम एक करने का काम करोगे तो तुमको जो है कि जान से मरवा दिया जाएगा। वो तेजस्वी यादव जी उनको धमकी भी दिए है, बोले हम लालू यादव का बेटा है, प्रतिपक्ष नेता है। इस तरह से हमको
तेजस्वी यादव जी, अनिल कुमार साधु जी हमको बेइज्जत किए, जाति सूचक गाली दिए। यही नहीं, अररिया के आरजेडी नेता कालू पासवान के साथ शक्ति मलिक का फोन पर बातचीत की एक ऑडियो क्लिप भी सामने आई है, जिसमें कथित तौर पर कालू पासवान शक्ति मलिक को धमकी दे रहा है। आज तक इस ऑडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता। बता दी यार, वैसे काल चला मेरे को समझा, उतार देंगे काल झूठो कपार पे तुम्हारा। कहा है भैया, शांति से रहो, ठीक है, काम करो जो कर रहा करो। तो भैया आपसे ये पूछ रहे कहा है इतना आप पागल हो गए हैं, आपको क्या दिक्कत है? पागल, हमको कोई दिक्कत नहीं, तुम फोन क्या किया हमको, ठीक है? फोन इसलिए कि सब जगह बोले घुरते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, कहा है बोलते हैं? कुछ नहीं करेंगे, जिस दिन नजर पर तुम आ जाएगा, मेरे नजर में आ जाएगा ना, उस दिन तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। बिहार में चुनाव का शंखनाद हो चुका है। इससे ठीक पहले ये विवाद यकीनन तेजस्वी के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। पूर्णिया से संतोष नाइक और पटना से राजेश कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। सुजीत झा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, हालांकि आज तक इस ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता को पर कोई बात नहीं कहता है, इसे प्रूव नहीं करता है, लेकिन इसके बावजूद हमने शक्ति मलिक को सुना है किस तरीके से वो कैमरे पर कह रहे हैं कि उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ऐसे में सच कब तक सामने आ पाएगा? इस पूरे मामले में जांच कहां तक आगे बढ़ी है? देखिए नेहा, ये वीडियो उनका जो था वो काफ़ी समय से वायरल हो, पिछले एक आध हफ्ते से वायरल हो रहा था और इसी बीच में हत्या हो जाती है। काफ़ी गंभीर मामला है और हमारी जो बातचीत हुई है पुलिस अधीक्षक पूर्णिया से, उनका कहना है कि वो सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियो ऑडियो पुलिस को साक्ष्य के रूप में मिले हैं, लेकिन जो दोष आए थे हत्या करने के लिए, पुलिस उनकी तलाश में है ताकि ये पता चले कि वो कॉन्ट्रैक्ट किलर थे, किसके कहने पर आए और क्या कनेक्शन होता है। जहाँ तक तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का नाम आने से निश्चित रूप से राजनीतिक पारा काफ़ी गर्म हो गया है और सीधे तौर पर जेडीयू की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि आरजेडी में चूंकि टिकटों की खरीद फरोख्त होती है और उसमें ऑडियो में ये कहा भी गया है वीडियो में कि 50 लाख रुपए की मांग की थी, तो इसका आरोप सीधा आरोप लगाया जा रहा है, जबकि आरजेडी का कहना है ये एक साजिश हो सकती है। तो पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। ये वीडियो काफ़ी समय से वायरल भी था, तो ऐसे में किसी तीसरे पक्ष ने तो इसका फ़ायदा नहीं उठाया है। ये भी एक जांच का विषय है और पुलिस का कहना है कि वो तमाम पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। सारे साक्ष्य जो भी ऑडियो वीडियो के रूप में उन्हें मिले हैं उनकी वो फॉरेंसिक जांच कराएंगे और उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि आखिर, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है इसमें। अब समझिए कि तेजस्वी यादव जो कि महागठबंधन के चेहरा परसों ही उनको घोषित किया गया, वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर हैं और उन पर इस तरह का गंभीर आरोप, एक हत्या का आरोप लगा है, तो निश्चित तौर पर पूरे महागठबंधन के लिए, पूरे विपक्ष के लिए ये एक गंभीर विषय है। और उस पर जो है इस तमाम जानकारी के लिए आपका सुजीत झा हमारे संवाददाता जानकारी देते हैं किस तरीके से अब ये मामला बिहार चुनाव से एन पहले सामने आया है, जिसकी अब जांच की जा रही है। बहरहाल बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया है हेडलाइंस। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।